आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी की संवैधानिक व्यवस्था। हिंदी को लेकर भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है और उसके बाद जो है संविधान में हिंदी का क्या विस्तार है, क्या क्या बातें हैं, वो सारी आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। हिंदी की संवैधानिक व्यवस्था या संवैधानिक स्थिति। तो सबसे पहले यहाँ जो शब्द है संवैधानिक संवैधानिक स्थिति की जब बात करते हैं तो एक शब्द से परिचित होना सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है। वो शब्द है राजभाषा। ये शब्द आपको पता होना चाहिए। राजभाषा क्या है? जब हम हिंदी की संवैधानिक व्यवस्था या स्थिति की बात करते हैं तो राजभाषा के संदर्भ में हम इस बात को करते हैं। राजभाषा का अगर शाब्दिक अर्थ से तात्पर्य, अगर इस शब्द के अर्थ को देखा जाए तो राजभाषा से तात्पर्य यहाँ अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसका मतलब होता है कि जो राजा है उसकी भाषा, यानी राजा की भाषा, इसको कहते हैं राजभाषा। लेकिन अब राजतंत्र तो है नहीं, अब तो प्रजातंत्र या जनतंत्र या लोकतंत्र जिसे हम बोलते हैं वो है। तो अब जब जनतंत्र या प्रजातंत्र या लोकतंत्र होगा तो उस समय राजा की भाषा जैसी कोई चीज़ होना तो स्वाभाविक है नहीं, क्योंकि राजा खुद ही नहीं है तो राजा की भाषा कैसे होगी। तो इसीलिए अब जो इसका अर्थ है राजभाषा का, जनतांत्रिक शासन में या लोकतंत्र के अंदर जो राजभाषा शब्द उसका अर्थ है, वो इसका अर्थ है राजकीय, यानी जो सरकारी कार्य है। तो राजकीय भाषा भी बोल सकते हैं इसको, यानी जिसमें सारे प्रशासनिक या जो सरकारी कार्य होते हैं, या फिर इसको बोलते हैं राजकाज की भाषा भी बोल देते हैं, क्योंकि जो राज्य का सारे कार्य है वो जिस भाषा में होगा उसको बोलते हैं राजकाज की भाषा। तो राजकीय भाषा या राजकाज की भाषा, ये इसका यहाँ पे तात्पर्य है। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजा की भाषा, लेकिन चूंकि अब राजा है नहीं, अब जनतांत्रिक शासन है, इसलिए राजकीय भाषा या राजकाज की जो भाषा है उसे हम बोलते हैं राजभाषा। संविधान जब बना तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा यानी संघ की राजभाषा बनाया गया, आप मान सकते हैं। तो आप अगर हिंदी दिवस की बात करें तो वो भी जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को पहली बार राजभाषा का आप कह सकते हैं दर्जा दिया गया, आप मान सकते हैं, भारत संघ की राजभाषा का। तो 14 सितंबर को हम जो है हिंदी दिवस भी मनाते हैं इसीलिए। अब हम देखते हैं कि राजभाषा के प्रयोग करने के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात कर सकते हैं कि शासन, जो शासकीय कार्य है सारा, तो शासन के क्षेत्र में जो है मान लीजिए जिसमें शासन चलता है सारा, वो सारा जो है वहाँ पर प्रयोग होना चाहिए उस भाषा का। कौन सी भाषा का? जिसको हम राजभाषा कहते हैं, उस भाषा का। फिर हम बोल सकते हैं जैसे विधान मंडल जो है, मान लीजिए विधानमंडल से यहाँ तात्पर्य है कि संसद भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आती है। विधानमंडल से यानी जो कानून पारित किए जाते हैं, तो संसद है, राज्यों के विधानमंडल है, वो सारी चीजें विधानमंडल यानी विधान के जो कार्य हैं। दूसरा है, आगे है न्यायपालिका। तो न्याय के, मैं न्याय लिख रहा हूँ, न्यायपालिका से यहाँ तात्पर्य है जो हमारे उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, या जो इससे भी नीचे स्तर के जो न्यायालय हैं वो सारे। और कार्यपालिका, कार्यपालिका जो हमारे मंत्रिमंडल आप कह सकते हैं, तो वो जो कार्य करती है, एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं, तो उसमें ये जो सारे चारों अंग है, ये चार चीजें आप कह सकते हैं, ये जिस भाषा का प्रयोग करती है अपने कार्य के लिए, जिस भी भाषा का प्रयोग करे उसे हम बोलते हैं राजभाषा। तो अब देखिए क्या है, अब पढ़ते हैं कि संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई है इन सब चीज को लेकर। अब देखिए, हमें तीन जगह जो है मान लीजिए देखने को मिलता है राजभाषा को लेकर। हमारे संविधान के अंदर भाग है, और हमें जो प्रमुख भाग याद करने हैं भाषा को लेकर, पता होना चाहिए, वो हम देखते हैं। तो जैसे देखिए क्या है,
एक तो जैसे हमारी जो है संसद है, तो एक तो संसद है, तो संसद भी अपनी जो भी कार्यवाहियां करती है उसकी कोई ना कोई भाषा होगी। तो एक तो है संसद की भाषा। अब ये जो संसद है और ये जिस भी भाषा का प्रयोग करे, इसका जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है, तो हमें याद करना है कि जो भाग नंबर 5 है, भाग नंबर 5 है, उसमें संसद के बारे में चर्चा है, विस्तृत चर्चा की गई है। हमारे संविधान के, भारतीय संविधान की जो भाग है, उस भाग में जो 5वां भाग है, उस भाग में संसद की शक्तियां, संसद में जो भी कार्यवाहियां होती है वो सारी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और इसी भाग में एक अनुच्छेद है, और उस अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद नंबर है 120। तो 120 अनुच्छेद है जो, यानी अनुच्छेद नंबर 120 जो है भाग 5 के अंदर है, और इसके अंदर बताया गया है कि संसद की भाषा के बारे में चर्चा है। तो भाग नंबर 5 में संसद के बारे में विस्तृत चर्चा है, और उस चर्चा में संसद की भाषा की बात जब आती है कि संसद किस भाषा का प्रयोग करेगी, तो वो जो चर्चा है वो 120 नंबर जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 120 जिसे बोलते हैं, अनुच्छेद 120, उसमें की गई है। अब इसमें कहा क्या गया ये देख लेते हैं। तो भाग है 5 और अनुच्छेद है 120। इसमें क्या कहा गया है ये देखते हैं हम अब। तो ये तो है भाग, ये अनुच्छेद है। अब इसमें लिखा गया है, दो चीजें बताई गई है। एक तो कहा गया है या तो हिंदी में होगी, यानी संसद की जो भी कार्यवाही, संसद के जो भी कार्य हैं वो या तो हिंदी में और या अंग्रेजी में। सबसे पहले ये बात बताई गई है इसके अंदर, जो आर्टिकल 120 या अनुच्छेद 120 जो संसद के बारे में है, इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि हिंदी में या अंग्रेजी में क्या होगा, कि संसद के जो भी कार्य है उनके लिए जो भाषा है वो या हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी। सबसे पहले ये बताया गया। फिर ये कहा गया कि मान लीजिए संसद पूरे भारत वर्ष जो है, हमारा पूरा भारत है जिसमें दक्षिण क्षेत्र भी शामिल है, वहां से भी चुनकर कुछ लोग आते हैं संसद के अंदर जिन्हें हिंदी भी ना आती हो, अंग्रेजी भी नहीं आती हो। तो उनके लिए कहा गया है कि जिसे हिंदी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, और जिसे आप इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी भी नहीं आती, तो हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, वो क्या कर सकता है कि संसद उसे जो क्या है, उसकी जो मातृभाषा है उसमें बोलने की अनुमति दी जा सकती है। मातृभाषा जो है उसमें बोलने की अनुमति दी जा सकती है। ये बात कही गई है इसके अंदर। और एक बात कही गई है कि जब 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे संविधान लागू, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर और उसके 15 वर्ष पश्चात, 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद क्या होगा, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद जो ये शब्द है या अंग्रेजी में, या अंग्रेजी में ये जो शब्द है ये हट जाएगा। यानी क्या होगा फिर, कि कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 120 ये कहेगा फिर 15 साल बाद संविधान लागू होने के, कि कोई व्यक्ति संसद में जो भाषा है वो कौन सी होगी, हिंदी होगी या उसकी मातृभाषा होगी, अंग्रेजी हट जाएगा। एक बार दोबारा संसद के बारे में, भाग नंबर 5 में संसद की भाषा के बारे में चर्चा है, जिसका अनुच्छेद 120 नंबर। भाग 5 में विस्तृत चर्चा है संसद की सभी चीजों के बारे में, लेकिन अनुच्छेद 120 है वो भाषा के बारे में है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि संसद की जो भी कार्यवाहियां हैं, जो भी कार्य है, वो हिंदी में या अंग्रेजी में होंगे, और जिसको हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, वो अपनी मातृभाषा में बोल सकेगा। लेकिन 15 वर्ष के बाद जो ये शब्द है या अंग्रेजी में है, ये हट जाएगा, और क्या रह जाएगा कि हिंदी में या फिर मातृभाषा में, जिसको हिंदी नहीं आती वो मातृभाषा में बोल सकता है। ये बात होगी। चलिए, ये तो बात हुई संसद को लेकर। अब हम बात करते हैं राज्य को लेकर, क्योंकि हमारा जो तंत्र है जिसमें हमारा संविधान में बताया गया है, उसमें एक राज्य स्तर की केंद्र सरकार है जो संसद के द्वारा अपनी कार्यवाहियां करती है, विधान बनाती है, और दूसरे जो राज्य है जैसे हरियाणा है, पंजाब है, जितने भी राज्य है हमारे, तो वो राज्य की अपनी एक विधान पालिका है जो उस राज्य के लिए नियम बनाती है। तो उसमें क्या कहा गया है, तो जो एक है राज्य विधान
राज्य विधानमंडल, या यहाँ हम कह सकते हैं अगर सभी राज्यों की बात करें, क्योंकि संविधान जो है सभी राज्यों के लिए है, तो राज्य विधानमंडलों की भाषा, यानी वो संसद के बारे में थी। अब अगर राज्य विधानमंडल है, जैसे कोई अगर मुंबई का विधान सॉरी महाराष्ट्र का विधानमंडल है, हरियाणा का है, पंजाब का है, यूपी का है, बिहार का है, तो वो जो विधानमंडल है वो कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बात की थी, तो भाग नंबर 5 संसद के बारे में है। भाग नंबर जो 6 है संविधान में, भारतीय संविधान में भाग नंबर 6 में राज्यों के बारे में विस्तृत चर्चा है। राज्य में कैसे चुना जाएगा, कौन उसकी क्या पावर होगी, राज्यपाल कैसे कार्य करेगा, सारी चीजें हैं। तो वो राज्य की जो विस्तृत चर्चा है राज्य के विधानमंडल की, तो राज्य की विधानमंडल कैसे कार्य करेगी, उसके क्या उसकी शक्तियां होगी, क्या उसके पास नहीं होगा, वो सारी चीजें भाग नंबर 6 के अंदर चर्चित किया गया है, चर्चा है उसकी। और भाग नंबर 6 का जो अनुच्छेद है उसका नंबर है 210। इस अनुच्छेद में विधानमंडलों की भाषा के बारे में चर्चा की गई है। जैसे भाग नंबर 5 अनुच्छेद 120 संसद की भाषा के बारे में था, वैसे ही भाग नंबर 6 अनुच्छेद नंबर 210 आर्टिकल 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा के बारे में चर्चा की गई है कि राज्य किस भाषा का प्रयोग अपने विधानमंडलों में कर सकेंगे और क्या क्या कैसे कैसे कर सकेंगे, वो सारी बातें इसके अंदर चर्चा की गई है। तो देखते हैं ये क्या है। तो इसमें क्या है, भाग नंबर है 6 और अनुच्छेद है कौन सा, 210 नंबर। ये दो चीजें क्या है, देखिए इनमें क्या कहा गया है। तो इसमें क्या है कि राज्य के विधानमंडल के बारे में, राज्य के जो विधानमंडल है उनके बारे में, विधानमंडलों के बारे में है। अब इसमें क्या है, संसद तो एक है जिसमें कार्य करती है। अब विधानमंडल क्या है, जैसे मान लीजिए एक दक्षिण भारत का कोई राज्य है, तमिल है, तो वो जो वहां की विधानमंडल है तमिलनाडु का, उसके जो सारे लोग हैं वो तमिल आती होगी उनको, साधारण सी बात है। लेकिन वहां से जब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद बनकर कोई आता है, तो वो थोड़े कम लोग होते हैं और शायद उनमें से कुछ को हिंदी भी आती हो। तो वहां राज्य की विधानमंडलों की भाषा की बात करें तो वो संसद की तरह थोड़ा सा उससे लचीला आप कह सकते हैं। जैसे क्या है देखते हैं इसके अंदर। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं, या हिंदी में या अंग्रेजी में, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि राज्य की राजभाषा, यानी कोई राज्य अपनी राजभाषा चुन लेता है, या तो ठीक है, या जो संसद की राजभाषा है वही राजभाषा मान लीजिए राज्य की है, या राजभाषाओं। तो यहाँ क्या है, एक तो राजभाषा जो भी मान लीजिए राज्य की है एक बार के लिए, या फिर जो दूसरा शब्द है वो राजभाषाओं। इसका क्या अर्थ है यहाँ पे, तो कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जिनकी राजभाषा एक से अधिक हो, तो राजभाषाओं, जिनकी राजभाषा एक से अधिक है, राजभाषाओं। तो राजभाषा या राजभाषाओं में, या मान लीजिए अगर इनमें से किसी की हिंदी या अंग्रेजी है फिर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर कोई राज्य हिंदी के अलावा हिंदी के अलावा जो है उसकी राजभाषा है, या हिंदी या अंग्रेजी के अलावा उनकी राजभाषाएं हैं कुछ, तो उनमें, या फिर क्या है हिंदी में और हिंदी के अलावा एक और क्या है अंग्रेजी में, यानी कि जो है जिसकी ये जो संसद विधानमंडल है, इनके जो कार्य है वो तो या राज्य की राजभाषा में होगा जो राज्य ने चुनी है, या राज्य की राजभाषाओं एक से अधिक जो राज्य ने चुनी है। अगर इनमें हिंदी अंग्रेजी शामिल शामिल है फिर तो है ही। अगर हिंदी अंग्रेजी शामिल नहीं है और राजभाषाएं अलग चुन रखी है, तो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, या अंग्रेजी या हिंदी में कार्य हो सकते हैं राज्य के विधानमंडल में। आगे क्या है, यानी कि जो संसद है उसके जो है हिंदी अंग्रेजी में होगी, यहाँ इसकी राजभाषाएं अलग है। दूसरा क्या है, जब 15 वर्ष का जो प्रावधान वहां हमने देखा था कि 15 वर्ष बाद जो है या अंग्रेजी शब्द जो है वो हट जाएगा, तो यहाँ भी क्या है, या अंग्रेजी में, ये जो शब्द लिखा हुआ है या अंग्रेजी में, ये शब्द जो है 15 वर्ष बाद राज्य में भी हट जाएगा। यानी 15 वर्ष बाद, 26 जनवरी 1950 के 15 वर्ष बाद राज्य भी या तो अपनी राजभाषा में या हिंदी में अपने कार्य करेंगे। और यहाँ वही लागू है कि अगर किसी को राजभाषा नहीं आती जो लागू कर रखी है, या अपनी जो है मान लीजिए हिंदी भी नहीं आती अंग्रेजी भी नहीं आती, तो वहाँ का जो मान लीजिए एमएलए जिसे बोलते हैं, विधान जो है मंत्रिमंडल का सदस्य है, वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। तो क्या कर सकता है, वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। ये है
राज्य विधानमंडल के बारे में। अब जो है हमने अभी तक दो भाग देखे हैं, भाग 5 का अनुच्छेद 120 संसद की भाषा के बारे में, भाग 6 का अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडलों के बारे में। राज्य विधानमंडल में क्या है कि राजभाषा या राजभाषाओं या हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है कार्य। दूसरा है कि 15 वर्ष जो बाद जो मान लीजिए प्रावधान जो संसद में देखा था वो यहाँ भी लागू है, क्योंकि 15 वर्ष बाद यह अंग्रेजी में जो वो हट जाएगा। और अगर किसी को हिंदी अंग्रेजी या उस राज्य की जो राजभाषा घोषित राजभाषा है वो नहीं आती तो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, ये बात यहाँ पे है। अब आगे देखते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु आगे हम देखेंगे क्या है, देखिए अब जो है भाग है 17 संविधान का, भाग 17। भाग 17 पूरा भाग 17 जैसे हमने पहले पढ़े थे भाग 5 6 ये देखे थे, इनमें क्या था कि एक सिर्फ एक अनुच्छेद भाषा को लेकर था, लेकिन ये भाग 17 जो है ये संपूर्ण भाषा को लेकर है, यानी ये सारा भाग ही 17 के बारे में है। और इसमें जो है 341 नहीं 343 से लेकर 351 तक है, इसमें अनुच्छेद है इतने। तो भाग 17 में 343 से लेकर 351 अनुच्छेद है। उन सारे अनुच्छेद में भाषा को लेकर कुछ न कुछ कहा गया है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं जो संविधान के अंदर भाषा को लेकर विवरण दिया गया है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले है केंद्र सरकार के बारे में कि केंद्र सरकार कैसी भाषा का प्रयोग करेगी। तो केंद्र सरकार की भाषा हम बोल सकते हैं इसे केंद्र सरकार की भाषा। केंद्र सरकार की भाषा के बारे में दो अनुच्छेद है जिसमें मुख्यतः वर्णन है, एक तो है 343 और एक है 344। ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें केंद्र सरकार कौन सी भाषा का प्रयोग करेगी या जो भाषा को लेकर प्रावधान है वो इसके अंदर दिए गए हैं केंद्र सरकार के बारे में। तो अब 343 344 आर्टिकल है जो अनुच्छेद है, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं उनमें क्या कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है इनके अंदर। अनुच्छेद 343 इसमें क्या है देखिए, भाग नंबर 17। इसमें सबसे पहले मैंने बताया केंद्र सरकार के बारे में है ये। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि संघ, संघ का मतलब जो भारतीय गणराज्य है, जो संसद है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हम बोलते हैं, केंद्रीय सरकार बोलते हैं, संघ उसको बोलते हैं। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये बात कही गई है सबसे पहले। तो इसमें तीन बातें निहित है कि संघ की अगर राजभाषा की बात की जाए तो राजभाषा कौन सी होगी, राजभाषा होगी हिंदी। और लिपि कौन सी होगी, तो लिपि होगी देवनागरी, लिपि होगी देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। आगे क्या कहा गया है कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप कौन सा होगा, वो होगा भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो अंक कौन से होंगे, अंक का रूप कौन सा होगा, तो अंक होगा अंतरराष्ट्रीय रूप, जैसे हम बोलते हैं ना अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, अंतरराष्ट्रीय पूरा नहीं आएगा यहाँ इसलिए मैंने यहाँ छोटा लिख दिया, अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो अब तीन बातें हैं इसके पहले, जो 343 का एक पॉइंट है उसमें तीन बातें हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। जो आज हम लिखते हैं ना ऐसे 1 2 3 ये जो लिखते हैं ये अंतरराष्ट्रीय रूप है, और जो हम हिंदी में लिखते हैं वो जैसे ऐसे है, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, जो ऐसे लिखते हैं वो ये देवनागरी के अंक हैं।
तो यहाँ ये कहा गया है 343 में कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अंकों का रूप जो है वो अंतरराष्ट्रीय रूप होगा जो ये है, और ये कौन सा रूप है, ये देवनागरी का रूप है, ये देवनागरी लिपि का रूप है जो अंकों का रूप है। 343 के एक में ये कहा गया है। अब 343 में आगे और क्या कहा गया है देखिए, 343 में आगे ये कहा गया है कि 15 वर्षों तक जो है वो अंग्रेजी चलती रहेगी। 15 वर्षों तक क्या होगा, अंग्रेजी चलेगी, यानी कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी चलेगी और 15 वर्षों के बाद जो है हिंदी ठीक प्रकार से लागू हो पाएगी, ये बात यहाँ पे मान लीजिए कहा गया है। तो 15 वर्षों तक जो संघ का कार्य है, राजकीय कार्य है, वो अंग्रेजी में किया जाता रहेगा जैसे पहले किया जाता था, यानी जो पहले चलता था वैसे ही चलता रहेगा अंग्रेजी के अंदर, क्योंकि 1950 से पहले या 47 से पहले अंग्रेजों का राज था और सारे राजकीय कार्य उसमें अंग्रेजी में होते थे। तो यहाँ कहा गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा जैसा चल रहा था। अब इसमें आगे का क्या कहा गया, ये कहा गया कि 15 वर्षों के दौरान अगर राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति आदेश दे, तो ये हो सकता है कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये कहा गया एक बात इसके अंदर कि अगर 15 वर्षों के दौरान राष्ट्रपति यह आदेश दे सकेगा कि क्या, कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग करें, यानी अंग्रेजी चलेगी संसद में 15 सालों तक, केंद्र सरकार में चलेगी अंग्रेजी 15 सालों तक, और 15 सालों के बीच में दौरान राष्ट्रपति चाहे तो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग भी करवा सकता है या प्रयोग करने के लिए कह सकता है। एक इसमें ये बात कही। आगे ये कहा गया कि अगर संसद विधि बना दे तो 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग होगा। यानी क्या है इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि यहाँ स्पष्ट कर दिया गया 343 में, 343 में पहले तो ये कह दिया गया कि देवनागरी लिपि होगी और जो भाषा है वो हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अंक अंतरराष्ट्रीय होंगे। तो राजभाषा हिंदी घोषित कर दिया यहाँ। आगे कहा गया 15 वर्षों तक अंग्रेजी चलेगी, यानी 15 वर्षों के बाद हिंदी आएगी। फिर आगे कहा गया कि 15 वर्षों से पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग करवा सकता है, कर सकता है। आगे ये कहा गया कि संसद अगर विधि बना दे तो 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग होगा। यानी एक तरफ तो ये कहा गया कि 15 वर्षों के बाद हिंदी का प्रयोग होगा राजभाषा के रूप में, 15 वर्षों के बाद क्या होगा, हिंदी का प्रयोग होगा, लेकिन साथ में ये प्रावधान भी कर दिया कि अगर 15 वर्षों के बाद भी संसद यह नियम बना दे कि अंग्रेजी का प्रयोग होगा तो क्या होगा, अंग्रेजी का प्रयोग होगा, ये बात कह दी गई। यानी एक गुंजाइश, जैसे हम गुंजाइश बोलते हैं, साथ में रख दी संविधान में कि 15 वर्षों के बाद भी अगर संसद ने नियम बनाया कि अंग्रेजी का प्रयोग चलेगा तो वो बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, ये बात यहाँ पे कही गई। ये है 343। आगे देखते हैं क्या है। और अब जो 344 है उसमें क्या है देखिए, 344 में क्या कहा गया है कि संविधान लागू होने के या प्रारंभ होने के एक तो 5 वर्ष बाद, फिर 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष और 10 वर्ष बाद क्या होगा, राष्ट्रपति जो है वो एक आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा, एक आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आयोग नहीं बनेगा, राष्ट्रपति गठन करेगा, किसका करेगा, आयोग का करेगा। तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, यानी कि 55 में, 1955 में, 10 वर्ष बाद यानी 1960 में, और 1965 में क्यों नहीं होगा, क्योंकि 15 वर्ष बाद तो राजभाषा हिंदी लागू होगी, तो इसीलिए ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए 2 आयोग बनने थे संविधान के अनुसार, एक तो 5 वर्ष बाद और एक 10 वर्ष बाद संविधान लागू होने के, और इस आयोग का क्या नाम होगा, जिसको राजभाषा आयोग बनने थे, मान लीजिए राजभाषा आयोग। ये कहा गया 344 में पहली बात कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद और उसके 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा कि हिंदी कैसे कार्य कर रही है, राजभाषा को कैसे हम लागू कर सकते हैं पूरे समय में, ये सारी बातें इसके अंदर कही गई। इसके बाद में जो 344 का 2 नंबर पॉइंट आप कह सकते हैं, जो दूसरी बात इसके अंदर कही गई वो क्या कही गई, कि हिंदी के उत्तरोत्तर विकास पर बल दिया जाएगा। ये साधारण सी बात है कि
इसका विकास होता रहे, इन चीजों पर बल दिया जाएगा। उत्तरोत्तर प्रयोग पर बल दिया जाएगा कि इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हम कर सकें, इस बात पे बल दिया जाएगा। ये बात इसके अंदर कही गई। अब इसमें तीसरी बात क्या कही गई? इसमें कही गई तीसरी बात कि जो लोक सेवाएं हैं, लोक सेवाएं यानी लोक सेवाएं या लोक सेवाओं में, तो लोक सेवाओं में क्या होगा कि जो अ हिंदी लोग है, अ हिंदी क्षेत्र है, जो मान लीजिए जहां हिंदी का प्रयोग नहीं होता, तो अ हिंदी भाषा क्षेत्रों के साथ न्यायपूर्ण औचित्य किया जाए या न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा उनके साथ। कहने का तात्पर्य है कि लोक सेवाओं में अगर 15 वर्षों के बाद जैसे मान लीजिए हिंदी लागू हुई, तो जो मान लीजिए हमारे नॉर्थ ईस्ट जिसे हम बोलते हैं, असम है, मणिपुर है, एक ये क्षेत्र है, और दूसरा खास करके जो दक्षिण के 4 राज्य है, उनके साथ अन्याय ना हो, इसलिए इसमें ये कहा गया कि लोक सेवाओं में अ हिंदी भाषा क्षेत्रों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। ये बात इसके अंदर कही गई, या किया जाए, ये बात इसके अंदर कही गई है तीसरे के बाद पॉइंट के अंदर। अब इसके बाद में और क्या है देखिए, इसमें इसमें आगे कहा गया कि जो समिति बनेगी, यानी कि जो राजभाषा आप कह सकते हैं आयोग बनेगा, तो इसके लिए क्या है, एक समिति और बनाई जाएगी साथ में। उस समिति में क्या होगा, उस समिति के अंदर 30 लोग होंगे, उस समिति में 30 लोग होंगे, 30 लोग होंगे, और उस 30 में से क्या होगा कि 20 लोग तो होंगे लोकसभा से और 10 लोग होंगे राज्यसभा से, ये कहा गया। तो इसमें ये कहा गया कि राजभाषा पर विचार करने के लिए लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलाकर, यानी 30 सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जाएगी। एक इसमें ये बात कही गई है। दूसरा आगे इसमें ये कहा गया कि इस समिति की जो है, मान लीजिए ये समिति क्या करेगी, राजभाषा के ऊपर विचार करके और राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन करेगी। राष्ट्रपति को मान लीजिए मसौदा देगी कि राजभाषा के लिए क्या क्या कार्य और करने चाहिए, क्या चीजें जरूरी है, वो सारी चीजें राजभाषा को लेकर राष्ट्रपति को ये बताएगी। इसके बाद में क्या है देखिए, इसके बाद राष्ट्रपति जो है आदेश जारी करेंगे, उसको पढ़कर जैसा भी राष्ट्रपति को उचित लगे उस प्रकार आदेश जारी किया जाएगा। तो जो 344 है उसमें जो पॉइंट है उनको मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि क्या क्या बात है। इसमें टोटल 5-6 बातें कही गई 344 के अंदर। 344 में कहा गया एक आयोग बनेगा, राजभाषा आयोग बनेगा, 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति उसका गठन करेगा। दूसरी बात कही हिंदी के विकास पर बल देना है। तीसरी बात है लोक सेवाओं में हिंदी भाषा क्षेत्र जो है उनके साथ न्याय करना है। फिर कहा कि जो समिति बनेगी एक, उसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। और आगे कहा गया कि समिति जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन देगी, अपनी जो राय है, सुझाव है, वो सारे देगी उनको, और राष्ट्रपति क्या करेगा, उन सुझावों के बाद, उन प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद आदेश जारी करेंगे। ये बात कही गई है इसके अंदर 344 में। 343 और 344 ये दोनों आर्टिकल, ये दोनों अनुच्छेद सीधे सीधे केंद्र सरकार जो है उसकी भाषा कौन सी होगी, वो कैसे कार्य करेगी, इन सारी बातों से संबंधित है। अब आगे है राज्य सरकार की बात। तो राज्य सरकारों की भाषा कैसी होगी, वो कैसे कार्य करेगी, इसमें आगे ये बात कही गई है। राज्य सरकार की भाषा, या राज्य सरकार की जगह राज्य सरकारों की भाषा, क्योंकि राज्य सरकारें काफी होती है। काफी से तात्पर्य यहाँ पे है कि भारत में जितने राज्य हैं, उन सभी राज्यों में सरकार है, तो उनकी अलग अलग भाषाएं हो सकती है। तो राज्य सरकारों की भाषा। अब ये जो हमारे 345 से लेकर 347 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, ये सारे राज्य की भाषा के बारे में है कि राज्य में कैसी भाषा होगी और कैसे क्या है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर बात करेंगे। तो 345 से 347 राज्य सरकारों की भाषा। अब देखिए 345 में क्या कहा गया है। सबसे पहले 345 देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। 345 इसमें क्या कहा गया कि राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल तय करेगा, क्या करेगा, यानी
अपनी इच्छा से तय करेगा, राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं कौन सी होगी। भाषा होगी यानी कि कोई एक भाषा होगी, या भाषाएं होंगी एक से ज्यादा हो सकती है, या फिर हिंदी होगी, ये तय कर सकता है राज्य का विधानमंडल। तो सबसे पहले राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि भाषा होगी हमारी कौन सी, जो भी एक है, मान लीजिए अगर कोई भी राज्य है वो अपनी भाषा पहले तय करेगा कोई भी एक, या फिर भाषाएं अगर एक से ज्यादा है तो भाषाएं तय करेगा, और या फिर हिंदी को चुनेगा, वो उसकी इच्छा पे निर्भर कर सकता है ये बात। तो ये कहा गया कि राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा या भाषाएं या हिंदी, कि राज्य का विधानमंडल जो है वो किस में कार्य करेगा, वो कौन सी भाषा होगी या भाषाएं होंगी एक से अधिक, दो भाषाओं में कार्य करेगा, या फिर वो हिंदी में कार्य करेगा। इनमें से जो भी उसको ठीक लगता है या जो भी उसके लिए ठीक है वो खुद तय करेगा, ये बात कही गई सबसे पहले। उसके बाद में ये कहा कि अगर राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, कि राज्य का विधानमंडल इन तीनों में से कुछ नहीं चुनेगा, वो कोई भाषा नहीं चुनेगा, या एक से अधिक चुननी है तो भाषाएं नहीं चुनेगा, हिंदी को अगर वो नहीं चुनता, यानी उसने कोई नियम नहीं बनाया कि हमारी राजभाषा ये है, चाहे वो हिंदी को लेकर है, भाषाओं को लेकर और भाषाओं को लेकर या किसी भाषा को लेकर है, तो अगर राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं करेगा, तय नहीं करेगा, तो क्या होगा, तो अंग्रेजी चलती रहेगी, अंग्रेजी का प्रयोग है वो ऐसे ही चलता रहेगा, ये बात कही गई। सिर्फ इतनी सी बात है इस आर्टिकल के अंदर, तो अंग्रेजी चलती रहेगी यहाँ पर। तो 345 के अंदर ये स्पष्ट कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल जो है तय करेगा कि उसकी भाषा या भाषाएं एक से अधिक है तो या हिंदी, वो किस में कार्य करेगा, और अगर वो इन तीनों में से कुछ भी तय नहीं करता कि हमारी कोई अपनी जो उसकी खुद की भाषा है या उनकी एक से ज्यादा है तो भाषाएं या हिंदी, अगर वो तय नहीं करता तो क्या होगा कि उसमें अंग्रेजी का प्रयोग है वो क्या है, चलता रहेगा, अंग्रेजी चलती रहेगी। अब देखिए आगे क्या है, 346। 346 में क्या है, 346 में ये कहा गया है कि राज्य जो है वो पत्राचार करेगा किसी न किसी तरीके से किसी न किसी के साथ। तो उसके बारे में ये कहा गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, जैसे मान लीजिए एक राज्य है, तो एक राज्य है कोई भी, और मान लीजिए ये राज्य नंबर 1 है और ये मान लीजिए राज्य नंबर 2 है, तो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अथवा राज्य व संघ के बीच, और मान लीजिए ये राज्य नंबर 1 है और ये मान लीजिए संघ तो एक है ही, तो ये मान लीजिए संघ है, तो ये बात कही गई है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, ये दोनों आपस में, मान लीजिए एक राज्य दूसरे के साथ, या फिर राज्य जो है मान लीजिए वो संघ के साथ, राज्य संघ के साथ बीच में संचार और संपर्क के लिए कौन सी भाषा भाषा होगी, उसके बारे में इसके ऊपर विचार करने के लिए कहा गया है, भाषा के बारे में। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें कहा गया है कि संघ के साथ तो उनके पत्राचार जो है वो संघ की भाषा में होंगे, और अगर दो राज्य आपस में तय करते हैं कुछ कि हम किस भाषा में अपना पत्राचार संचार करेंगे, तो वे क्या है, वो अपनी जो है भाषा का प्रयोग, तो अगर वे राज्य चाहे तो हिंदी को अपनी पत्राचार की जो है भाषा वो है चुन सकते हैं, ये बात इसमें कही गई है। तो ये कहा गया है इसके अंदर कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य व संघ के बीच में संचार और संपर्क के लिए तब तत्समय प्राधिकृत भाषा का प्रावधान किया गया। यदि दो राज्य या अधिक राज्य, दो या अधिक राज्य परस्पर मिलकर निर्णय करते हैं, निर्णय करके राजभाषा हिंदी को अगर संचार के लिए पत्राचार के लिए अपनाने का निश्चय करे, तो वे हिंदी को राजभाषा के प्रयोग के लिए अपना सकते हैं। ये बात, सिर्फ इतनी सी बात इसके अंदर कही गई है। तो 346 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा है उसमें पत्राचार तो करेंगे राज्य उनके साथ, और दूसरा कहा गया कि दो या अधिक राज्य चाहें तो हिंदी का समझौता कर सकते हैं कि हम हिंदी के अंदर पत्राचार करेंगे, ये बात इसके अंदर बताई गई है 346 में। अब है 347। 347 में क्या कहा गया है कि राज्य की जनता का अगर सर्वाधिक या पर्याप्त जन समुदाय या पर्याप्त लोग या पर्याप्त भाग
तो आप कह सकते हैं कि किसी भी राज्य की जनता जनता का पर्याप्त भाग तो किसी भी राज्य की पर्याप्त भाग जनता का पर्याप्त भाग क्या होगा? पर्याप्त भाग ने मांग की, मान लीजिए, तो राज्य की जो जनता है उसका पर्याप्त भाग अगर मांग करता है, पर्याप्त भाग अगर मांग करता है, मान लीजिए मांग की है, तो क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है उसका समाधान कर सकता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? समाधान कर सकता है। राष्ट्रपति समाधान बोलते हैं इसको। और राष्ट्रपति समाधान क्या करेगा कि उस भाषा को, जो भाषा जन समुदाय द्वारा बोली जाती है, उस भाषा को क्या होगा, उस भाषा को क्या करेगा? राजभाषा घोषित करेगा। जैसे आपने अब 8वीं सूची है उसमें काफी जो भाषाएं हैं वो बन चुकी है राजभाषा। भारत की एक से ज्यादा राजभाषाएं हैं। तो क्या है इसके अंदर कि किसी राज्य का अगर पर्याप्त जन समुदाय या पर्याप्त भाग आप बोल सकते हैं, तो पर्याप्त भाग या पर्याप्त जन समुदाय अगर मांग करता है राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति उसका समाधान करके क्या कर सकता है कि उस भाषा को, जिस भाषा की मांग की गई है, उस भाषा को क्या कर सकता है? राजभाषा बना सकता है। ये बात कही गई है राजभाषा के बारे में इसके अंदर। तो